हेलो स्टूडेंट्स। अरिस्टोटल या अरस्तू पर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अरस्तू के जो अन्य विचार हैं, यानी कि जो आपके सिलेबस में आपको दिए गए हैं, उनके जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, या स्लेवरी या दास प्रथा को लेकर, अ, उन सब के बारे में समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अरस्तू के फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर और प्राइवेट प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति को लेकर जो विचार हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानें। अरस्तू के हिसाब से फैमिली इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर गुड लाइफ, यानी कि एक अच्छे जीवन जीने के लिए यदि पहली संस्था जिसकी ज़रूरत है तो वे मानते हैं, अरस्तू मानते हैं कि वह परिवार ही है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा प्लेटो से आपको उनकी एक भिन्नता लगेगी। प्लेटो ने जिस तरह से कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, जिसमें कि वो एक इंडिविजुअल फैमिली के कॉन्सेप्ट को बहुत फेवर नहीं करते, उस तरह की बातचीत की है, लेकिन यहाँ हमको प्लेटो से जो फ़र्क दिखता है और इसी में अरस्तू की जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ मानी जाती है कि उन्होंने अपने गुरु की जो कुछ भी शिक्षाएं थीं उसको केवल अक्षरशः फॉलो नहीं किया या स्वीकार नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया, और बल्कि उन्हें आगे ले जाने की कोशिश की, और उनमें उनका कुछ मामलों में जो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी उनका उन्होंने विरोध ना कहें लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी तरफ से एक ऑल्टरनेटिव विचार या एक दूसरा आइडिया देने की कोशिश की। इसी तरह प्रॉपर्टी को लेके अरस्तू का मानना है कि इट इज़ एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ हाउस होल्ड। यहाँ आप तुलना कर सकते हैं प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में नहीं है, लेकिन यहाँ अरस्तू ने माना है कि यदि इंडिविजुअल फैमिली है, एक व्यक्तिगत परिवार है, तो उसकी भरण पोषण के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो, और इसीलिए वे प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें कि निजी स्वामित्व संपत्ति का हो, उसका सपोर्ट करते हैं, और प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है उसका वो बहुत समर्थन नहीं करते। लेकिन देखिए, जो विशेष बात यह है, वे मानते हैं कि इस निजी संपत्ति का प्रयोग जिन लोगों की भी यह निजी संपत्ति है, वे लोग राज्य हित में या जैसे हम कहें कि पूरी जो समुदाय है, कम्युनिटी जो है, उसके सामूहिक प्रयोग के लिए वो लोग उसको अलाउ करेंगे। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन होती है वो यह कि परिवार महत्वपूर्ण है, आपकी इंडिविजुअल फैमिली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद ठीक प्लेटो की तरह अरस्तू भी, अरिस्टोटल भी कम्युनिटी लाइफ को और इसीलिए राज्य को बहुत महत्व देते हैं। एक सामुदायिक जीवन का उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। जहाँ तक हम बात कर रहे थे एक व्यक्ति के का महत्व, अरस्तू का जो पूरा स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें क्या है, तो एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि अरस्तू एक तरह से जो एक प्राणी का एक जीवन होता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक थ्योरी या सावयव सिद्धांत, एक तरह से उसको अडॉप्ट करते दिखते हैं, जिसमें समझ में आता है कि उनके लिए जो व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वो उस एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और उस पूरे समुदाय को उन्होंने उसकी तुलना एक तरह से किसी जीव के शरीर से की है कि एक कंप्लीट बॉडी होती है और उसके जो विभिन्न अंग होते हैं, अगर व्यक्ति जो हैं वो एक तरह से एक व्यक्ति, एक पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, एक पूरा जैविक जो इकाई है उसका एक अंग भर है। बिल्कुल ठीक जैसे कि यदि हाथ हमारे शरीर का एक हिस्सा है या पैर हमारे शरीर का एक हिस्सा है, उंगलियां हमारे शरीर का हिस्सा हैं, ठीक इसी तरह अरस्तू के लिए भी व्यक्ति का महत्व केवल इस रूप में है कि वो जो एक होल है, एक बॉडी है, कम्युनिटी की जो बॉडी है वो उसका हिस्सा है, और इसीलिए वे मानते हैं कि जिस तरह यदि हमारा हाथ या हमारा पाँव
कटकर शरीर से अलग हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो वे भी ये मानते हैं कि ठीक उसी तरह यदि व्यक्ति जो है वह अपने समुदाय से या अपने राज्य से अलग हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो इंडिविजुअल फैमिली को सपोर्ट करने के बावजूद, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने के बावजूद हम देखते हैं कि अरस्तू के लिए जो कम्युनिटी एज अ होल है और जिसका कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहें, एक संगठन जो है वो पॉलिटी या राज्य के रूप में है, वह अरस्तू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह मानते हैं कि व्यक्तियों का अस्तित्व राज्य में रहकर ही संभव है। उनका, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था, जिसे हम कहते हैं गुड लाइफ जो है वो राज्य के भीतर ही संभव है और व्यक्ति जो है वो केवल एक अंग की तरह है, राज्य के एक अंग की तरह है। और जिस तरह एक अंग का शरीर से कटकर या एक ऑर्गेनिक जो स्ट्रक्चर है उससे कटकर कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, ठीक उसी तरह व्यक्ति का भी इस समुदाय से पृथक होकर कोई अस्तित्व या कोई जीवन नहीं है। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट उनके जो विचार हैं उन पर मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। शायद आज के समय में आपको ये थोड़ा सा अजीब लगे और हमको इन विचारों को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अरस्तू ने अपने समय के हिसाब से जो वह भी उस समय परिस्थितियां थीं, व्यक्ति के जो विचार हैं, व्यक्ति के जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं उससे काफ़ी हद तक तय करते हैं। महिलाओं के संदर्भ में विशेष रूप से अरस्तू के विचारों की आलोचना होती है, क्योंकि अरस्तू का मानना था कि मेन आर सुपीरियर टू वेमेन एंड फ्री मैन आर सुपीरियर टू स्लेव्स। मैं फ्री मैन की बात पर बाद में आती हूँ, लेकिन पहली बात जो उन्होंने कहा, उन्हें लगता था कि महिलाओं की तुलना में पुरुष जो हैं वो उनकी क्षमताएं बेहतर हैं। क्षमताएं बेहतर इस अर्थ में कि अरस्तू मानते थे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यदि किसी व्यक्ति के जीवन में है तो वह है कि वह जिस राज्य के अंतर्गत रह रहा हो, उस राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, उसका जो संगठन है वो भली भांति चल रहा हो। और इस संदर्भ में उनका मानना है कि उसको व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो पुरुषों पर है। महिलाओं के लिए, जैसा कि मैंने आप नोट्स में लिखा हुआ देख रहे हैं, ये माना कि एक महिला की जो भूमिका है वो उस परिवार तक सीमित है जो कि जिस परिवार को भी वे एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, और उन्हें लगता है कि महिला की जो जिम्मेदारी है उस परिवार को संभालने की है और पुरुष की जिम्मेदारी उस राज्य को संभालने की है जिसके अंतर्गत वे जो विभिन्न परिवार हैं वे रह रहे हैं। आज के समय में हमारे लिए शायद ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, लेकिन प्लेटो का जिस तरह से बिल्कुल ठीक उसी तरह अरस्तू का भी जो मेन कंसर्न था वो इस बात से था कि राज्य के अंतर्गत परिवार रहें और एक जो ऑन द होल पूरी समाज की और राज्य की व्यवस्था हो बहुत व्यवस्थित ढंग से चले। कहीं ना कहीं एक तरह से जिसे हम कहें कि रोल स्पेसिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि चाहे प्लेटो हो चाहे अरस्तू हो, उनका ये बहुत ज़्यादा मानना था कि आदमी जो काम करता है वो उसमें स्पेशलाइज होता चला जाता है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से रोल्स को अलग करने की कोशिश अरस्तू ने की है कि महिलाओं का ये भूमिका है और पुरुषों की ये भूमिका है, और उसका जो उसके पीछे जो इंटेंशन है वो ये समझ में आता है कि यदि आप जो काम करते हैं आप उसको लगातार करते हैं तो आप उसमें निष्णात होते जाते हैं, एक्सपर्टीज आपकी आ जाती है। तो महिलाएं यदि घर को संभाल रही हैं, परिवार को संभाल रही हैं, तो वे बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और पुरुष यदि राज्य के जो काम हैं या समुदाय के जो काम हैं उनको संभाल रहे हैं तो उसमें उनकी एक विशेषज्ञता हो जाती है और वो उसे बेहतर ढंग से कर रही हैं। ये एक्सप्लेनेशन एक तरह से हम ले सकते हैं, लेकिन इसको लेकर निश्चित रूप से
आलोचना अरस्तू की जाती है कि वे पुरुष और महिलाओं को एक स्तर पर नहीं रखते। इसी से जुड़ा हुआ प्लेटो का जो अगला विचार है, जो कि आपको सिलेबस में दिया भी गया है, स्लेवरी को लेकर या दासता को लेकर। इसको लेकर भी बहुत विभिन्न प्रकार के विचार हैं और अरस्तू को एक तरह से आज का जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें इस दास प्रथा जो उन्होंने बताई है उसको हमारे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हम उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किन आधारों पर वे इस दास प्रथा जैसी चीज़ को, जो कि हमें आज के जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें जिसे हमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है, और फिर भी एक महान दार्शनिक यदि कुछ कह रहे हैं तो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स वे अगर वे इसका समर्थन करते हैं तो हम देखने की कोशिश करेंगे। अरस्तू का जो पहला मान्यता है, और प्लेटो से इस मामले में वे प्रेरित रहे हैं। हमने पढ़ा था कि प्लेटो किस तरह मानते हैं कि हर व्यक्ति में अलग प्रकार के गुण होते हैं, कि हर व्यक्ति में अलग अलग काम के लिए, कुछ विधाओं के लिए, कुछ जिसे हम कहते हैं उसमें टेंडेंसीज होती हैं, और उस व्यक्ति को वही काम मिलना चाहिए जो कि जिसके लिए वो लायक है। उसी थियोरी को आगे बढ़ाते हुए अरस्तू का मानना ये है कि व्यक्तियों की जो बौद्धिक क्षमता होती है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, मेन डिफर इन देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़, उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनमें बहुत अंतर होता है। सारे व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमताएं बिल्कुल बराबर नहीं होती, और इसीलिए उन सभी व्यक्तियों को एक ही लेवल पे ट्रीट करना या उन्हें एक ही प्रकार की जिम्मेदारी दिया जाना संभव नहीं है। और मुख्य रूप से इस आधार पे वे दास प्रथा को डिफेंड करने की कोशिश उन्होंने किया है। अरस्तू का मानना ये है कि जो लोग कम इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के हैं, कम बौद्धिक क्षमता के हैं, उन्हें निर्देशन की आवश्यकता है, उन्हें समर्थन की आवश्यकता है, और उन्हें बताए जाने की आवश्यकता है कि वे किस तरह से अपना काम करें। और those who are proficient in their mental work are by nature intended to be masters or lords। वो कहते हैं कि जिन लोगों में सोचने समझने की क्षमता है तो वो स्वाभाविक रूप से इस पोजीशन में या इस रोल में आ जाते हैं कि वे दूसरों को निर्देशित कर सकें, क्योंकि उनकी क्षमताएं बेहतर हैं और दूसरों की क्षमताएं कम हैं। वो जो दूसरे लोग हैं उनमें यह क्षमता नहीं है कि वे स्वयं के लिए निर्णय ले पाएं, या स्वयं जिसे कहते हैं गुड लाइफ। अरिस्टोटल का जो बार बार कंसर्न है वो एक गुड लाइफ के बारे में है। तो उनका मानना यह है कि इन लोगों में चूंकि एक क्षमता नहीं है कि वे एक अच्छा जीवन स्वयं अपने स्तर पर बिता पाएं, तो उन्हें ज़रूरत है निर्देशन की, उन्हें ज़रूरत है गाइडेंस की, और उन्हें रूल किए जाने की, उन पर कोई शासन करे। शासन करने से अर्थ कोई अपनी केवल सत्ता स्थापित कर लेना नहीं है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अरस्तू हो चाहे प्लेटो हो, उन्होंने जो शासक वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी हैं, एक बहुत नैतिक प्रकार की जिम्मेदारी भी दी है। तो ख़ास बात यह है कि ये जो सुपीरियर क्लास है जिनको अरस्तू ने माना, उन पर यह जिम्मेदारी है कि वे जो कम क्षमता के लोग हैं उनको निर्देशित करें, उन्हें बताएं कि उन्हें अपने कार्यों को किस तरह से निष्पादित करना है। इसलिए वे कहते हैं इट इज़ बेटर फॉर ऑल इन्फीरियर्स टू बी प्लेस्ड अंडर देयर सुपीरियर्स। इस आधार पर अरस्तू दास प्रथा को डिफेंड करते हैं कि ये जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जो इन्फीरियर हैं अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ में, ये उनके भी हित में है कि वे ऐसे व्यक्तियों के निर्देशन में रखे जाएं जिनकी की क्षमताएं बेहतर हैं। क्योंकि अरस्तू का मानना है कि क्योंकि वे स्वयं ये तय करने की स्थिति में नहीं है कि उनके लिए क्या बेहतर है, तो
बेहतर ये होगा, ज़्यादा अच्छा उनके हित में भी ये होगा कि वे ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत उन्हें रखा जाए जो कि इस स्थिति में हैं कि उन्हें सही मार्ग दिखा सकें। अ, अरस्तू का जो आम ग्रीक्स थे, जो यूनानी थे, जैसे कि उनमें भी मान्यता थी, निश्चित रूप से वे फिजिकल लेबर को, जो इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक काम है, उसको एक ऊंचे पायदान पे रखते थे, और फिजिकल लेबर जिसको हम कहते हैं मैनुअल लेबर, जो आप हाथ से जो काम करने का है, उसको वे एक नीचे पायदान पे रखते हैं। और वे इस सीमा तक भी जाते हैं कि वे कहते हैं कि जो स्लेव है, जो दास है, वो कि उसमें न सिर्फ विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है, बल्कि वर्चू या मॉरल एक्सेलेंस जिसे हम कहते हैं नैतिक उत्कृष्टता के बारे में भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेटो और अरस्तु की जो नैतिकता है, उसकी जो परिभाषा है, नैतिकता को आप आज के संदर्भों में ना समझें, आप नैतिकता को उस समय का जो उनका संदर्भ था, नैतिकता जिस तरह से हमने प्लेटो को है जो ह्यूमन नेचर के बारे में बातें जो डिटेल में पढ़ी हैं, नैतिकता कहीं ना कहीं राज्य के को एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाना, एक ऐसा काम करना जिसमें सब मनुष्यों की बेहतरी हो, है ना। तो उनका मानना यह है कि चूंकि उस जो दास है उसमें एक क्षमता नहीं है, तो उसमें नैतिकता की भी क्षमता नहीं है। नैतिकता का अर्थ कहीं ना कहीं एक विवेकपूर्ण निर्णय की बात से ही है, और इसलिए वे चाहते हैं कि जो दास है उसको, जो अपना मास्टर है, उसके उसके नीचे रहना चाहिए, और उसके निर्देशन में रहना चाहिए, और जैसा भी वो एडवाइस करे वैसा काम करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर वो मानते हैं कि जो स्लेव है वो ड्यूटीफुल होना चाहिए, तो साथ ही जो मास्टर है उसे भी दयालु होना चाहिए। यह अर्थ यही है कि दोनों को जो काम दिया गया है वे उसको पूर्ण निष्ठा से करें। जो मालिक है या जो मास्टर है, यदि उसे निर्देशित करने का काम दिया गया है, तो इसका मतलब ये अरस्तु कहीं भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से उसका शोषण करे। एक तरह से केवल इतनी बात है, दास वो इस रूप में है कि उसे फिजिकल लेबर का काम दिया गया है, और जो मास्टर है उसे एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग या बौद्धिक सोचने विचारे का काम दिया गया है, और ये काम उनकी क्षमताओं के हिसाब से दिया गया है। आप यह भी ध्यान रखें कि बाद के वर्षों में जिस तरह से हमने देखा है दास प्रथा ने काम किया है, वो जन्म के आधार पर दास प्रथा होती थी। यहाँ पर वे कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि अगर एक दास का बच्चा जो है वो दास ही बनेगा। उनका केवल कहना यह है कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ हैं उसके आधार पर यह तय होता है कि व्यक्ति दास है अथवा व्यक्ति मालिक है। और फिर इस दास शब्द को भी वे एक बहुत वृहत रूप में प्रयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो भी व्यापारी हैं या जो वित्त का काम कर रहे हैं, है ना, इस तरह का जो, जिसे हम कहते हैं एक तरह से समाज के लिए भौतिक संसाधनों को जुटाने का काम कर रहे हैं, उनको वे दास की श्रेणी में रखते हैं। उनका अर्थ यह है कि ये लोग एक तरह से सोचने समझने विचारने या समाज की दिशा तय करने का काम इनका नहीं है। तो इसको हम उस रूप में नहीं ले सकते कि एक तरह से जैसे हम दास शब्द को आज के संदर्भों में समझते हैं कि दास का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके कोई अधिकार ही नहीं है और जिसका कि एक तरह से मालिक लोग शोषण करते जाएं। अरस्तु की जो दास प्रथा है वो कहीं भी इस तरह से वो दास का जो परिभाषा नहीं है। दास का अर्थ केवल और केवल फिजिकल काम करने वालों से है, और जिन्हें वे मास्टर्स मानते हैं वो इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक या सोचने समझने का, कि आगे की दिशा तय करने का जो काम है वे करें। तो जब हम जो दास प्रथा दास प्रथा के संदर्भ में उनके जो विचार हैं, जब हम उनका परीक्षण करते हैं, तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा कि स्लेव या दास की अरस्तु की परिभाषा क्या है, और
किस प्रकार के अधिकार वे उन्हें देते हैं, किस प्रकार की जिम्मेदारियां न सिर्फ वे दासों पर डालते हैं जो दास हैं उन पर, बल्कि यह भी कि किस प्रकार की जिम्मेदारियां जो मालिक वर्ग है वे उसके ऊपर डालते हैं। इसी से जुड़ा हुआ जो हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं को वे एक स्पेसिफिक रोल दे रहे हैं, दास जो हैं उनको एक स्पेसिफिक रोल दे रहे हैं। इसी से अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अरस्तु ने सिटीजनशिप या नागरिकता को लेकर किस तरह से अपने विचार रखे हैं। देखिए, अब नागरिकता को भी जिस रूप में आज की तारीख में हमें मानते हैं, हम में से हर व्यक्ति इस देश का बराबर का नागरिक है। अरस्तु का अर्थ सिटीजनशिप से बहुत फर्क था जिस रूप में हम उसे आज जानते हैं, लेकिन उनके जो अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं अपने समय काल को देखते हुए उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। 3-4 बातें मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान में रखें। सबसे पहली बात तो है कि स्टेट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फ्री मैन। वे मानते हैं कि राज्य जो है वो स्वतंत्र व्यक्तियों का एक समूह है और इट इज़ मेड ऑफ इंडिविजुअल्स, और इसमें कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, ये समझना इतना दिक्कत का काम नहीं है। अगली बात है, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द सिटीजन स्टेट आर नॉट इट्स सिटीजन्स। इंपॉर्टेंट ये बात है कि राज्य के अंतर्गत सब जो लोग रहते हैं वो उसके अंतर्गत बहुत स्वतंत्र लोग रह रहे हैं। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फ्री मैन, लेकिन इस राज्य के सारे जो लोग हैं वे नागरिक नहीं हैं, और ख़ास तौर पर वो विमेन, महिलाओं, स्लेव्स या दास एवं एलियंस या जो बाहर के लोग हैं उन्हें नागरिक नहीं मानते। कैसे नहीं मानते, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि नागरिक कौन है और क्यों। जब हमें समझते हैं कि नागरिक होने की परिभाषा क्या है, तब हमें ये भी समझ में आता है कि क्यों अरस्तु कुछ लोगों को नागरिक की श्रेणी में, सिटीजन्स की श्रेणी में रखते हैं और कुछ को नहीं। अरस्तु का मानना है कि सिटीजनशिप या नागरिकता जो है वो एक तरह से रूलिंग क्लास, जो कि शासक वर्ग है, उसका प्रिविलेज है। उसको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया है। अब आप समझिए जो अगली बात मैं कहने जा रही हूँ, और यहीं पर पूरा जो क्रक्स है उनके आर्ग्यूमेंट का वो है, Aristotle equated citizenship with effective participation in the exercise of power. अरस्तु के लिए नागरिक या सिटीजन वह व्यक्ति है जो राज्य में शासन का संचालन करता है। यानी कि अब आप देखिए, उनका जो नागरिकता या सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे समय से बहुत फ़र्क है। ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राज्य किस तरह चलाया जाएगा या राज्य किस तरह से कार्य करेगा, ये काम केवल कुछ ही लोग करते हैं। बाकी लोग अगर देखा जाए तो जिस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हैं, वे राज्य के लिए भौतिक संसाधन जुटाने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन राज्य किस प्रकार की नीतियों पर काम करेगा, एक तरह से वो जो पूरा नीति निर्धारण है, वो जो काम है वो कुछ ही लोग कर रहे हैं, और सिटीजन से अर्थ अरस्तु का उन्हीं लोगों से है। इसलिए वे कहते हैं कि नॉट ऑल आर सिटीजन्स, यानी कि जो व्यक्ति केवल राज्य के बारे में निर्णय ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं शासन चला रहे हैं, उस पूरी व्यवस्था को वह करवा रहे हैं, उसकी नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, वो किस दिशा में किस तरह से काम करेगा, वे सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य लोग हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वे काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य का जो शासन के निर्णय लेने का काम है वो तो आज भी आप लोग सब जानते हैं कि सारे लोग नहीं कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी हम केवल कुछ चुनिंदा लोगों को हम चुन लेते हैं अपने प्रतिनिधि के तौर पर, जो कि राज्य के संचालन का काम
कर रहे हैं और राज्य के संचालन का काम करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को अरस्तु सिटीजन मानते हैं। और इसलिए उनकी जो सिटीजनशिप की या उनकी जो नागरिकता की परिभाषा है वो हमारी आज की परिभाषा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। और देखिए, लेकिन ये जो रूलिंग क्लास है जिन्हें कि सिटीजन होने का अधिकार प्राप्त है, जिनका प्रिविलेज है, उनके बारे में कहते हैं members of the ruling class fulfill this duty. They are able to secure good life for all members of the political community, citizens as well as non-citizens. उनका कहना ये है कि ये जो सिटीजनशिप आप पर एक जिम्मेदारी दे रहा है राज्य के सफल संचालन की, अगर ये काम निष्ठापूर्वक किया जाता है और उनसे ये अपेक्षा है उस शासक वर्ग से कि वे उस काम को बहुत सोच समझकर और पूर्ण निष्ठा से करें, तो वह स्वाभाविक रूप से पूरा जो कम्युनिटी है, पूरी जो पॉलिटी है, जो पूरा राज्य है, उसकी उन सब के लिए एक गुड लाइफ या एक अच्छा जीवन वे सिक्योर कर सकते हैं, वे संभव बना सकते हैं। तो आप एक बात देखिए, चाहे वो सिटीजनशिप की बात हो, चाहे वो स्लेवरी की बात हो, चाहे वो विमेन या महिलाओं को कोई स्पेसिफिक रोल देने की बात है, असल बात यह है कि चाहे प्लेटो हों चाहे अरस्तु हों, वे कहीं ना कहीं आदमी में जो कुछ नैसर्गिक गुण हैं उन पर वर्क करने के लिए कहते हैं। और उनका जो बिलीफ है, उनका जो विश्वास है, वो स्पेशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा है। उनको लगता है कि अगर हर व्यक्ति हर काम करने लगेगा तो वो काम उतने अच्छे से नहीं होगा, और इसलिए वे मानते हैं कि रोल डिफरेंशिएशन होना चाहिए, कार्यों का विभाजन होना चाहिए, भूमिकाओं का विभाजन होना चाहिए, और हर व्यक्ति को उस रोल के हिसाब से स्पेशलाइज्ड तरीके से अपना काम करना चाहिए। और जब वो लगातार उस काम को करेगा तो वो निश्चित रूप से उस काम में उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। मैं आज की क्लास को अरस्तु के ही अरिस्टोटल के कोट से ख़त्म कर रही हूँ। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। इस पूरी क्लास में जो मैंने आपको समझाने की आज कोशिश की है, एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी कि बहुत अच्छा एक्सीलेंट काम करना फिर केवल एक काम भर नहीं रह जाता, बल्कि हमारी आदत में आ जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।